से बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ऑनलाइन नहीं होगा एग्जाम, कल घोषित की जाएगी परीक्षा की तारीख। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 10 दिनों के लिए बढ़ाई। अब 10 जनवरी तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न, पहले 31 दिसंबर थी आखिरी तारीख। दिल्ली से सड़े नोएडा में मिला कोरोना के नए स्ट्रेन का एक मरीज। 2 दिनों में देश में नए स्ट्रेन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 20। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई 31 जनवरी तक रोक। राजस्थान के लिए राहत भरी खबर है। ब्रिटेन से राजस्थान लौटे थे 11 कोरोना पॉजिटिव। 9 लोगों के सैंपल में नहीं आया नया स्ट्रेन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। सूबे में पिछले कुछ सालों से भर्तियों में फर्जीवाड़े, नकल, डमी अभ्यर्थियों और फर्जी डिग्रियों के साथ साथ पेपर आउट होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साल भर पहले लाइब्रेरियन भर्ती में पेपर आउट होने का बहुत बड़ा मामला सामने आया था और 1 साल बाद अब कनिष्ठ अभियंता भर्ती का पेपर आउट होने के चलते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सिर नीचे झुक गया है। पटवारी भर्ती परीक्षा भी फिलहाल स्थगित हो गई, जिसके बाद बेरोजगारों का कल अधर पर इस वक्त फंसा है। 1 साल में 2 परीक्षाओं के पेपर आउट होने के चलते रद्द होना, साथ ही प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक के रूप में माने जाने वाले पटवार भर्ती परीक्षा के स्थगित होने के बाद अब बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यही मुद्दा आज का विषय है डिबेट का। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। बेरोजगारों के लिए मंगल रहा अमंगल। पेपर हो गया सोशल मीडिया पर वायरल। पटवारी की परीक्षा भी हो गई स्थगित। बेरोजगारों की उम्मीदें हो गई चित। अधर में फंस गया बेरोजगारों का कल। कहते हैं कि परीक्षा में पास होने के लिए अभ्यर्थी दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता है, और परीक्षा जब नौकरी के लिए हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है। 6 दिसंबर को 1098 पदों पर आयोजित कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी घर से निकले थे। 9:30 बजे परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे। परीक्षा भी दे दी, लेकिन बाद में उन्हें खबर मिली कि जो परीक्षा उन्होंने दी है उसका पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो चुका है। 7 दिसंबर को प्रदेश के बेरोजगार भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर आए। विवाद बढ़ता देख पूरे मामले की जांच एसओजी को सौंपी गई। एसओजी ने पेपर को समय से पहले आउट होने की रिपोर्ट बोर्ड को सौंप दी। एसओजी की रिपोर्ट के बाद बोर्ड ने भर्ती को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। जेईई की परीक्षा का पेपर लीक होने के प्रमाण मेरे को बच्चों ने दिए थे, जो परीक्षार्थी थे। तो मेरे समझ में आया, मुझे लगा ये वास्तव में पेपर लीक हुआ है। इसको लेके छात्र सड़क पर उतरे थे और छात्रों की न्यायिक बात सरकार ने मानी और परीक्षाएं निरस्त कर दी। इधर कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी अभी मातम ही मना रहे थे कि करीब 13.5 लाख बेरोजगारों पर मंगल अमंगल बनकर टूट पड़ा। मंगलवार शाम 5 बजे बोर्ड ने कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, तो करीब 6:30 बजे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए जनवरी में आयोजित होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए। बोर्ड के आदेश जारी होते ही प्रदेश के करीब 13.5 लाख बेरोजगारों को अपना कल अधर में लटकता नजर आया। पटवारी परीक्षा स्थगित होने के पीछे कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की बात निकलकर सामने आ रही है, ताकि पटवारी भर्ती परीक्षा में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। 1 साल में 2 परीक्षाओं के पेपर आउट होने के चलते रद्द होना, साथ ही प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक के रूप में माने जाने वाली पटवार भर्ती परीक्षा के स्थगित होने के बाद अब बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर।
तो आप सोचिए 2020 ने ऐसी किस्मत सबकी लिखी है कि आखिरी वक्त में लग रहा था कि भर्तियों को लेकर कम से कम अच्छी खबर होगी, लेकिन आज जो खबर आई वो तमाम लोगों को, लाखों बच्चे ऐसे थे जो उम्मीद लगाकर बैठे थे, उनके सपनों पर ग्रहण करके बैठ गई है। हमारे साथ जितने मेहमान एक करके मैं परिचय करवाना चाहूंगा, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। सुमित गोदारा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इस वक्त हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं। उपेन्द्र यादव हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। और आरसी चौधरी साहब हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। उपेन्द्र जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, ये आखिर कैसा, या कहा जाए कि कैसी घड़ी है जिसमें एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं? बड़ी मेहनत करके तो लग रहा था कि भर्तियां वाकई में सरकार पूरी करने जा रही है और सबसे बड़ी भर्ती के तौर पर पटवारी भर्ती को देखा जा रहा था, लेकिन आज खबर सामने आई। किसकी कमी है, क्यों आखिर ऐसा हुआ? देखो, सबसे पहले तो मैं मांग करना चाहूंगा कि बीएल जाटौर को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अब लगातार बोर्ड की स्थिति बिगड़ती जा रही है, बेरोजगारों का विश्वास उड़ता जा रहा है। 22 नवंबर को जब माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने एक बात उठाई थी कि एक ऐसी कमेटी या एक आयोग का गठन किया जाए कि परीक्षा से पहले जो अफवाहें चलती है कि ऑडियो वायरल होता है कि पेपर बिक रहा है, 10 लाख में बिक रहा है, 15 लाख बिक रहा है, तो वो कमेटी उनको सर्विलांस में डाले, उनको पकड़े, परीक्षा से पहले इन अफवाहों को रोके, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे बेरोजगारों में विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि अब बेरोजगार ऐसा लग रहा है कि उनको विश्वास टूटता जा रहा है। पटवारी हर भर्तियों के लिए आशंकित है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भर्ती प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाएगी। लेकिन इसलिए जब 12 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, क्योंकि 11 दिसंबर को लेटर लिखा, तो मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि एसओजी से इसकी जांच होगी और किसी बेरोजगार के साथ गलत नहीं होगा। उसके बाद एसओजी को भी मैं खुद जाकर ज्ञापन देकर आया था, उन्होंने कहा कि निष्पक्षता के साथ इसकी जांच की जाएगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके लिए मैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एसओजी को जांच दी, जिससे बेरोजगारों का विश्वास बढ़ा। लेकिन अभी भी जो भर्ती परीक्षाएं आने वाली, चाहे रीट की हो चाहे पटवारी हो, तमाम भर्ती परीक्षाओं से पहले एक ऐसी परीक्षा प्रणाली को मजबूत करना होगा, इन गिरोह को अंदर डालना होगा। सबसे बड़ा सवाल है, लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ 2019 दिसंबर में, आज तक जो संदीप नेहरा फरार है। इसके अलावा यह पता नहीं चला कि पेपर कहां से आउट हुआ था, इसमें कौन कौन लिप्त था, इसमें अधिकारी भी लिप्त था। तो यह पता चलना चाहिए, उनको अंदर डालना चाहिए। और ऐसा संविधान में एक नियम होना चाहिए, जो बेरोजगारों के भविष्य के साथ खेलते हैं उनको उम्र कैद सजा होनी चाहिए। लोग जेल में जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, फिर उद्योग धंधा जैसे काम करने लग जाते हैं, क्योंकि बेरोजगार पाई जुटाकर वो तैयारी करता है, मेहनत करता है, एग्जाम देता है, आखिरकार उनकी फीस का क्या होगा? वो किराया भाड़ा लगाकर एग्जाम देने जाता है और उसके सपने टूट जाते हैं। ऐसे में बेरोजगार अवसाद में जा रहे हैं। परीक्षा प्रणाली को मजबूत करनी होगी। बिल्कुल सही आपने कहा, परीक्षा प्रणाली को मजबूत करनी होगी, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं वो दिन रात भूल जाते हैं। घर परिवार की पाई माँ बाप खर्च करके उनको पढ़ाते हैं, देकर पढ़ाते हैं, लेकिन जब तैयारी के बाद ये हालात पैदा हो जाए प्रदेश के भीतर या देश के भीतर, तो सवाल गंभीर हो जाते हैं। आरसी चौधरी साहब, क्या वाकई में व्यवस्थाएं इतनी कमजोर हैं सर कि नकल माफियाओं, पर्चा आउट करने वाले गिरोह को पकड़ नहीं पाते हम? वो इतने, कहा जाए कि खुले मन से ये सब कुछ करते हैं बिना खौफ के कि आपको परीक्षाएं रद्द करवानी पड़ती है, लेकिन उनके ऊपर नकेल तक नहीं कस पाती है। ऐसा क्यों है? संजय जी, आपका प्रश्न पूरा हो गया, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं जो अभी हमारे जो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं उपेन्द्र यादव जी ने उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अमुक तारीख को मिला, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन निर्देश जारी किए और जारी करने के बाद में आज नतीजे सामने हैं। इस देश के अंदर कानून का शासन होना और राज्य के अंदर सुशासन की व्यवस्था होना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जो व्यक्ति जो बेरोजगार संघ को प्रदर्शित करते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जता रहे हैं कि यहाँ पे सरकार के अंदर इतनी संवेदनशीलता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अगर एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए, कानून ये कहता है, तो आज तो लोग योग्य हैं। नहीं, आरसी चौधरी साहब, एक सेकंड सर, मैं आपको आपकी बात ये पूरी करने का मौका दूंगा। मुझे ये नहीं सुनना है सर। ये ठीक है, उपेन्द्र यादव यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जो बच्चे बैठे हैं वो ये नहीं कह रहे कि भाई आखिर ये किया गया, ये कदम सही है। वो तो ये पूछ रहे कि आउट क्यों हुआ। आप ये कहें, नहीं, वो पूछ रहे कि आउट क्यों हुआ सर। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, प्लीज इसमें राजनीतिक तरीके से बयान मत दीजिए। वो बच्चे पूछ रहे कि आउट क्यों हुआ, आपकी सरकार है ना सर, ये सुनिश्चित करिए। कैसे हो सकता है? नहीं, ये सुनिश्चित करिए ना कि आउट ना हो। जैसे हो सकता है कि राजनीतिक तरीके से हो। अगर हमारी सरकार की राजनीतिक मंशा होती
तो आज हमने 76,265 लोगों को राजनीतिक हमने सरकारी नौकरियां दी है। अच्छी बात है, ये इसकी तारीफ है। हमारी राजनीतिक मंशा नहीं है। हम इस देश का, इस राज्य का जो युवा है, जो इस राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहता है, जो अपनी योग्यता के दम पे आना चाहता है। नहीं आरसी चौधरी साहब, एक सेकंड सर, ये देखिए आपने अच्छा काम किया, मैं ये नहीं कह रहा, और कोई भी देश की सरकार नहीं चाहेगी कि वो पर्चा आउट लीक करवाए या ये दुनियादारी ऐसे कामों में किसी का भी हाथ हो सहयोगी का। सवाल ये है सर कि कोई तो ऐसी कड़ी कमजोर है जिसकी वजह से ये हो पाया, उस पर नकेल कसिए, इस बात की गारंटी दीजिए, इसको सुनिश्चित करिए। बस ऐसा ना हो कि पेपर करवाने के बाद, पेपर लिखे जाने के बाद बच्चे परीक्षा दे लें, उसके बाद जब घर बैठे रिजल्ट का इंतजार करें तो पता चले कि परीक्षाएं रद्द हो गई, पूरी भर्ती रद्द हो गई। ये नहीं होना चाहिए ना। संजय जी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर अभी 17.5 लाख 17.5 लाख लोगों ने राजस्थान पुलिस की भर्ती की परीक्षा दी। 17.5 लाख लोगों की व्यवस्था और कहीं पे कोई चीज चूक नहीं हुई। सरकार की सजगता और सरकार की तत्परता निश्चित रूप से अरे दो भर्तियां सर है, कर सकते हैं। मैं सरकार पे सवाल ही नहीं उठा रहा, मैं सरकार पे सवाल नहीं उठा रहा। ये दो भर्तियां हैं और ये चीख कर कह रही है करीब 13-14 लाख बच्चों का भविष्य एग्जाम दिया है, दिन रात मेहनत की है, खर्चा किया है। ये दो भर्तियों का जो कच्चा चिट्ठा है सर, ये पूछ रहा है, ये बच्चे पूछ रहे हैं, इनके माँ बाप पूछ रहे हैं कि कम से कम सुनिश्चित करिए आगे ऐसी लापरवाही ना हो। आप नौकरियां दीजिए, आप सरकार में हैं, सरकार है, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसके लिए अप्रिसिएशन आपको। लेकिन आप कह रहे कि इतनों को नौकरी दी, ये दो भर्तियां फिर क्या है? सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है सर, लेकिन जो नीचे बैठे कहीं न कहीं चूक हो रही, तब तो यह हो रहा। ये सुनिश्चित करिए, ये जवाब दीजिए। अगर संजय जी 10 दिन के अंदर ये कह रहे हैं, 12 तारीख को मैंने ज्ञापन दिया, और अगर वो लोग आज उस चीज को निर्णय लिया जाता है, जो लोग मेहनत कर रहे थे उनके लिए न्याय की जाती है, इससे ज्यादा संवेदनशीलता सरकार की क्या हो सकती है? ये तो इनको आभास हो गया था कि गलत हो रहा है ना आरसी चौधरी साहब। लोगों को 600 करोड़ उपेंद्र यादव को आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। मेरा सवाल है कि गड़बड़ हो सकता है, क्यों ये संभावना थी? यादव जी हैं जिनके लाठियां पड़ती थी। अरे ये तो अच्छी बात है, तमाम जो मुकदमे दर्ज होते थे, यही उपेंद्र यादव जी हैं। अरे ये तो अच्छी बात है। मैं इनके एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मैं दावा कर रहा हूं कि चैनल पर कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी डिग्री आ रही है, मुझे फांसी पे लटकाइए, मैं सबूत दे रहा, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही उनके खिलाफ? फर्जी डिग्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जांच क्यों नहीं हो रही? जांच होनी चाहिए, लाइब्रेरियन की हो, चाहे पीटीआई की हो। मैं देखे हूं अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ध्यान नहीं दे रहा, आज उनको कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई नहीं करनी सर, कार्रवाई करिए। आरसी चौधरी साहब, मैं दोबारा आऊंगा। ओपन भाई, मैं 44,000 से 90,000 डिग्री, मैं दोबारा आऊंगा। ओपन यादव, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। आरसी चौधरी दोबारा आऊंगा, लेकिन सवाल ये कि कार्रवाई नहीं सर, ये सुनिश्चित करिए कि भर्तियां बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी नकल के और बिना किसी बाधा के पूरी होनी चाहिए। आज भर्ती निरस्त हुई है, कल फिर से नोटिफिकेशन जारी करेंगे। परसों बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे थे, फिर से तैयारी करेंगे। बच्चों का जो उम्र और भविष्य, जो पैसा बर्बाद होता है, उसके लिए जिम्मेदार तो फिर किसी को नहीं ठहराएंगे, है ना? ये नहीं होना चाहिए दोबारा। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा सर। सुमित गोदारा जी, मैं आपके पास आता हूं सर। अभी आरसी चौधरी साहब ने कहा कि सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सब कुछ कर रही है, भले से 2 पेपर इस तरीके से निरस्त करने पड़ गए। उपेंद्र यादव पर पिछली सरकार में सच में लाठियां पड़ी थी। ये भर्तियों को लेकर हमेशा ऐसा रवैया क्यों होता है? या तो सरकारें निकालती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि या तो कोर्ट में चला जाता है या फिर रद्द करना पड़ जाता है, पेपर आउट होता है। तो क्यों हो रहा है ये सब? संजय जी, बेहद ही अफसोसजनक बात है और साथ में बेहद ही शर्मनाक भी राजस्थान के लिए, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, और जब हम देखते हैं लोकतंत्र तो मजबूत हो रहा है पूरे देश में, बल्कि युवाओं का भविष्य खतरे में, और खतरे में हो रहा है। आप देखिए, जेईएन का पेपर लीक होना, लाइब्रेरियन का पेपर लीक होना, पटवारी की परीक्षा स्थगित होना, और अपने जो फार्मासिस्ट की थी उसकी परीक्षा का कैंसिल होना, पुलिस में दूरसंचार विभाग में जो कर्मचारी लेने थे वो कैंसिल होने, डॉक्टर्स के 2 बार 2-2 हजार की भर्ती हुई, वो कैंसिल हुई, फिर इन्हें ऑफलाइन कराई गई। तो ये क्या है? और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मुद्दा वास्तव में बात सही है उपेंद्र जी की जो कह रहे हैं। बेचारे लड़के लड़कियां, आज हमारे नौजवान कितने पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और हम समय पर परीक्षा नहीं करा पा रहे। देखो, देश में यूपीएससी करवा रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सेल्फ अटेस्ट वाला नियम कैंसिल करा, उन्होंने इंटरव्यूज कैंसिल करे। तो ये ऐसे नियम क्यों नहीं राजस्थान सरकार में हम ला सकते जिनसे युवाओं को सुलभ हो? आप 2-2, 3-3 साल तक आरएस के एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, चाहे कोई पार्टी हो, पर दिस इज वेरी बैड फॉर स्टेट।
और कितने युवाओं कोचिंग, बात बिल्कुल सही है, कितने लोग, कितने ग्रामीण में गांव का आदमी को, शहर का, गांव का गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है कि नौकरी लगे, बच्चे पढ़ते हैं। और बिल्कुल सही है, जब परीक्षाएं आगे जाती है मेंटली डिप्रेस्ड अवसाद में बच्चे जाते हैं। परीक्षा का लेट होना, कई तो ओवरेज भी हो जाते हैं इस वजह से। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा विषय है राजस्थान के भविष्य के लिए। हम चाहते हैं हमारा राजस्थान आगे बढ़े, तो ये सबसे बड़े जरूरी है कि सरकार को कि परीक्षाएं समय पर कराई जाए। और एक बहुत बड़े दुख की बात है कि जिस तरह पेपर आउट होना, मैं तो कहूं कड़े से कड़ा सजा ऐसों को देनी चाहिए, कड़े से कड़ा। जिस तरह हमने सेक्सुअल ऑफेंस पर सजा दी, मैं को उसके बराबर ऐसी सजा देनी चाहिए ऐसों को। उनको पता होना चाहिए पेपर ये भी एक जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और एक नहीं कितने हजारों लाखों लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पेपर आउट करके। बिल्कुल सही, भाई उपेंद्र ने बिल्कुल सही कहा कि आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, हजारों हजार की जिंदगी बर्बाद होती है। बिल्कुल सही आपने कहा, और इस पर यह सुनिश्चित होना चाहिए सरकार की तरफ से कि वाकई में अगर इस तरीके से दोबारा अब नहीं होगा। चौधरी साहब इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा उपेंद्र जी के पास। ये सच है भर्तियां निरस्त हो रही हैं? एक नई बीजेपी तो 10 भर्तियां गिना रही है। निश्चित रूप देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो तो सदन के व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे जो वेदना व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सदन के अंदर ये वेदना व्यक्त करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये इस बिल लेके आएगी कि ऐसे जो लोग हैं उनको इस तरीके की जो सजा का प्रावधान होना चाहिए, निश्चित रूप से तब मैं उनको साधुवाद भी दूंगा। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस प्रदेश के अंदर पहली बार अवसाद के अंदर युवा कब गया था, कब युवाओं ने, मैं उस घटना को जिंदगी में भूल नहीं सकता हूं, 4 युवाओं ने बेरोजगारी के कारण अपने जीवन को त्याग दिया था। अलवर की घटना सबको विचलित करने वाली घटना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो रोजगार और शिक्षा। आरसी चौधरी साहब, क्या सरगड़े मुद्दे आप भी उखाड़ देते हैं? राजस्थान की अगर वाकई में ये सारी चीजें ना होती तो फिर आप सत्ता में क्यों बैठे होते? आप सत्ता में नहीं बैठे होते ना सर। आप सत्ता में है तो फिर पिछली सरकार के नाकामियों को मत गिनाइए, बल्कि अपनी उपलब्धियों को गिनाइए, और जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करिए। ये बच्चे, प्रदेश के बच्चे 18 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र के बच्चे चीख चीख कर पूछ रहे कि कब सब कुछ सही करेंगे, जब हमारी उम्र ओवर हो जाएगी क्या? 5 साल तक अगर न्यायालय में अगर पैरवी करती तो मुझे लगता है कि आज युवाओं को इतना दंश नहीं झेलना पड़ता। हम संवेदनशील हैं, जवाबदेह हैं, और इसी जवाबदेही के कारण आज राजस्थान के युवाओं को 600 करोड़ के करीब हमने जो बेरोजगारी भत्ता है उनको देकर राहत दिए। रोजगार दीजिए सर, बेरोजगारी भत्ता क्यों देते हैं आप? रोजगार दीजिए, इन भर्तियों को सही से करवाइए, अपने आप युवा वहां पर पैरों पर खड़ा हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी पहल है कि नौकरियां नहीं निकल पा रही तो बेरोजगारी भत्ता है, लेकिन जहां पर जगह वहां पर तो पूरा करवाइए। उपेंद्र यादव जी, सुशासन है, उपेंद्र यादव को बताइए। 2 साल बीत गए, नहीं देनी चाहिए, ये तो आपस के साथ में बता दीजिए, ताकि उपेंद्र भाई बोलिए, जनता को पता चले कि कौन ज्यादा संवेदनशील है। संजय जी, मैं कहना चाहूंगा, मैंने पहले शुरुआत में कहा था बीजेपी कांग्रेस इस पार्टी का राजनीतिक मुद्दा न बनाए। हमें प्रदेश के युवाओं को अवसाद से कैसे निकालना है, परीक्षा प्रणाली कैसे मजबूत बनानी है। लोग अविश्वास हो गया कि मैं एग्जाम तो दूंगा, तैयारी तो करूंगा, लेकिन एग्जाम देने के बाद पेपर लीक ना हो जाए, कहीं सेंटर ना बिक जाए, कहीं फर्जी डिग्रियां नहीं आ जाए। एक बड़ा अविश्वास पैदा हो गया है। लोग इस जुगाड़ में लग जाता है कि मुझे पेपर मिल जाए, मुझे फर्जी डिग्री मिल जाए। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को मजबूत करना होगा सबको मिलकर, क्योंकि आज बेरोजगार कोचिंग करता है, कर्जा लेके आता है, तैयारी कर रहा, मेहनत करता है और दूर दूर एग्जाम देने जाता है, और बाद में उसको पता चलता है तो अब दोबारा वो तैयारी के पैसे कहां से लेके आएगा? जहां एग्जाम देने जाएगा वो कहां से लेके आएगा? नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता तो पैसे कमाते, लेकिन आज गरीब के बेरोजगार पर सबसे बड़ी भारी वो उसके खर्चा आता है, तो वो कहां जाएगा? इसलिए इसके लिए सरकार को दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए कि हमें प्रदेश के बेरोजगार को कैसे बचाना है। पहले जो पकड़े गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले जैसे छूट जाते हैं। एक सवाल यह होता है कि मैंने कई बार देखा है कि सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होता है, ऑडियो की लेन देन का ऑडियो वायरल होता है कि इतने में पेपर मिल जाए, क्यों जांच नहीं होती है? लोग उसमें आशंकित होते हैं कि वास्तव में पेपर बिक गया है। लोग मार्केट में 10 दिन पहले अफवाह फैल जाती है कि पटवारी का पेपर भी आने वाला है, ये भी पेपर आने वाला है। तो इसलिए इसके लिए विशेष पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, एक आयोग बनाया जाए जिससे इसमें पहले उनको रोका जाए, पकड़ा जाए। इसलिए पारदर्शिता होनी चाहिए, बेरोजगारों का विश्वास को रोकना होगा। मेरा सवाल ये है कि प्रदेश के भीतर जब एसीबी करप्ट डीएम तक को नहीं छोड़ती है, इतने सख्त प्रशासन के तौर पर सरकार आपकी काम कर रही है, तो फिर यहां कैसे चूक हो जाती है सर? इसको आप लोग क्यों नहीं कड़ा कर पाते, क्यों नहीं नकेल कस पाते हैं कि जो लोग पकड़े जाएं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरे कम से कम थर थर कांपे? और ये इतने बड़े बड़े माफिया गिरोह बनाकर बैठे, तभी तो ये सब हो रहा है। विभाग के अंदर लीक कर जाते हैं, वहां से पेपर आउट करवा लेते हैं, आपके लिए भी मुश्किल हो जाता, दोबारा पूरा पेपर करवाना है, पूरी तैयारी फिर से करनी है। तो क्यों ना गर्दन उनकी पकड़िए जो इसमें
पूरी तरीके से खून के कीड़े की तरह पड़ गए हैं? संजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से सोशल मीडिया पे जो वायरल होता है, मैं यहाँ पे इस चैनल पे आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर कोई भी ये इस बात की कहे कि हम इस बात को लेके और अमुक थाने के अंदर अमुक जगह पे हमने शिकायत की थी, एफआईआर दर्ज कराई थी और आज उस पर कार्रवाई नहीं हुई, मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं जब दोबारा डिबेट होगी उससे पहले उस पर कार्रवाई जरूर मिलेगी। अरे नहीं सर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अजय, मैं सिपरापत थाने में मैं खुद देख आया था, सिपरापत थाने में मैं खुद एप्लीकेशन देख आया था, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कह रहा हूं कि आप सर कार्रवाई नहीं कर रहे। एक सेकंड सर, प्रकार से बिना तथ्य और नहीं सुनिए, एक सेकंड सर, आरसी चौधरी साहब, एक सेकंड सर, किसी के लिए आरसी चौधरी साहब, राजनीतिक अपना मुद्दा हो सकता है लेकिन बेरोजगार के प्रति अच्छा, बेरोजगार की आवाज उठाना राजनीतिक मुद्दा है, युवाओं की आवाज उठाना राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक पार्टी के लिए युवा राजनीतिक मुद्दा है, ना कि बेरोजगार की आवाज उठाना। आपके लिए चीजें हो सकती है। मैं किसान का बैठा हूं, उनका दर्द समझता हूं, आज वो कैसे तैयारी करते हैं, वो आते हैं उनके आंसू देखता हूं मैं। मुद्दे उठाए और जिनके लिए बातें रखी है, और मैं पूछना चाह रहा हूं कि 2 साल के अंदर जितनी नौकरियां हमने दी, उस नौकरियों के पीछे अगर राजनीतिक मंशा होती तो आज हम 2 साल के अंदर नहीं दे पाते। नहीं, एक सेकंड सुनिए, करीब अगर 1.5 लाख आरसी चौधरी साहब बिल्कुल सही सर, आपने कहा। एक सेकंड मेरा सवाल तो लीजिए, उपेंद्र यादव के सवाल को अगर ना भी लीजिए तो मेरा तो सवाल लीजिए सर, ये बताइए हमें उनकी आजीविका का कोई साधन देना है। आरसी चौधरी साहब ये बताइए कि किसी के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कैंसर के बाद ऑपरेशन करना पड़े, या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कैंसर ही ना हो? आप तो कैंसर होने के बाद ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। अरे व्यवस्था ऐसी दीजिए जी कि कैंसर होने की नौबत ही ना हो। बिल्कुल राइट है ना। देखिए, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, मेरे जो साथी कह रहे हैं, मैं तो किसी व्यक्ति की निष्ठा पे प्रश्न उठाने का प्रयास नहीं करता हूं, जब तक सबसे पहले जरूरी होती है खुद की तरफ झांकने का प्रयास करता हूं। जिस चेयरमैन की जो बात कर रहे हैं, जो राजस्थान कर्मचारी अधीनस्थ जो बोर्ड है, उस बोर्ड के जो चेयरमैन है, चेयरमैन के जो संगठन के बोर्ड के अंदर अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी, अगर उसकी निष्पक्षता पे या उसकी स्वतंत्रता पे अगर उसमें इंटरफेयर करने का प्रयास करेगी, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा यथोचित नहीं हो सकता। नहीं, किसी को इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है, इंटरफेयर करने की आवश्यकता सिर्फ सरकार को है। आप लोग ये सुनिश्चित करिए सर, आप लोग ये सुनिश्चित करिए कि दोबारा बच्चों का भविष्य इस तरीके से ये साल वो साल 2 महीने 4 महीने में अधर में लटकता ना दिखाई दे। कार्रवाई करिए, इसकी तारीफ आपकी बनती है, लेकिन कार्रवाई करने की नौबत ही ना आए, ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो, यह भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। गोलदारा साहब 10 सेकंड में मैं आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा, क्या होगा, कैसे सुधरेगी व्यवस्था? संजय जी हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि 98 से 2003 के बीच में अशोक गहलोत जी रहे तो कोई भी रोजगार नहीं मिला, सारे युवाओं ने पढ़ाई छोड़ दी कि राजस्थान में पढ़ के करेंगे क्या, नौकरियां नहीं दी। हमें ये लग रहा है कहीं इस राज्य में भी अशोक गहलोत जी इन बहानों से, पेपर लीक के बहाने, स्थगित के बहाने 2 साल उन्होंने निकाले, 3 साल और निकालकर कहीं देश के प्रदेश के युवाओं को पीछे नहीं ले जाएं। बस ये हमें आशंका रहती है ये ना हो, और ये बात आपकी कोई भी सरकार अपने ऊपर ऐसा धब्बा लगवाना चाहेगी, और अशोक गहलोत सरकार वाकई में भर्तियों को लेकर कई दफा बोल चुकी है। ये तो हो सकता है कि पॉलिटिक्स के बारे में ऐसी चीजें होती हो, लेकिन कोई सरकार ऐसा नहीं करेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो अंदर खाने जो घपला हो जाता है ये दोबारा ना हो। इस तरीके से ये कीड़े जो हैं वो घून की तरह पूरे परीक्षाओं को, पूरे भर्तियों को निगल ना जाएं और बच्चों का भविष्य बर्बाद ना कर दें, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ओपन भाई धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन साफ तौर पर यह है कि 2 भर्तियों के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बच्चे और सभी ये मांग कर रहे हैं, उनके अभिभावक ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करिए आप, ताकि बच्चों का भविष्य न बिगड़ पाए। उम्र होती जा रही है और ऐसे ही 1-1.5 साल 2 साल अगर कोर्ट के चक्कर में या फिर भर्तियां निरस्त करने के चक्कर में पड़ गए तो उनका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, और ये कतई ठीक नहीं। नमस्कार।